बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्तांबुल मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान और तालिबान रजीम के तर्जमानों के दरमियान जनाब लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई, एक दूसरे पर चढ़ाई की हुई उन्होंने। क्या अगला दौर जो है इन मुज़ाकरात का वो नाकाम होने वाला है? और कुछ अंदर की खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी है, और जो साबिक कायदीन है पीटीआई के, उन्होंने राब्ता मिशन शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी अहम खबर है। एक दिन पहले जो माहदा हुआ है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, दफाई माहदा, उस पर जनाब बड़ी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। अच्छा, रिसर्च किसी ने करनी नहीं होंगी, देखने नहीं होंगे क्यों माहदा है कि चढ़ाई की हुई है। देखें जनाब, ट्रंप जो है तारीफें पाकिस्तान की करता था, फील्ड मार्शल की करता था, शहबाज शरीफ की करता था, लेकिन माहदा जाके जनाब उन्होंने कर लिया उनके साथ, भारत के साथ। इन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ उनका जो माहदा है ना, बाहमी तावन का, वो 1954 से कायम है और अभी तक चल रहा है। ये जो हमें फौजी इमदाद देता रहा है या हमारी वैसे वो इमदाद करता रहा है, फंड देता रहा है, सिविलियन आप कह लें, एड कह लें उसको, वो जो देता रहा है वो उसी माहदे के तहत। वो बाद में उसके ऊपर ज़ाहिर है वो बंदियां शबंदियां लगती रही, वो स्मिंगटन तरमीम आ गई, प्रेसलर तरमीम आ गई, इस तरह की जो भी चीज़ें आती रही हैं उस पर तलकात ज़ाहिर है कशीदा होते रहे बीच में, और वो माहदा अभी तक कायम है। और जो इंडिया के साथ उसके माहदे हैं, जितने भी माहदे हैं, उन सबसे बड़ा माहदा है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की दोस्ती या पाकिस्तान से तलकात की कीमत पे वो भारत के साथ ये माहदा नहीं कर रहा। इस माहदे का जो कह लेना बुनियादी नुक्ता, वो चाइना वाला मामला है असल में। और ये कोई पहला माहदा थोड़ा है। जब 1962 में इंडिया और चीन की जंग हुई थी, तो उसके बाद ये भारत वालों को समझ आ गई और अमेरिका को भी समझ आ गई कि भाई साहब ये तो किसी जोगे नहीं है, इनको पैसे पूसे देने पे इनके मदद करनी पड़ेगी। फिर इनके दरमियान 1962 में एक दफाई तावन का माहदा हुआ था, 1962 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 1984 में फिर एक माहदा हुआ इनके दरमियान, वो टेक्नोलॉजी की मुंतकिली का एक माहदा था। और फिर एक वो मफाहमती याददाश्त थी, सॉरी माहदा नहीं था। इन्हीं माहदों या बाहमी तावन की जो याददाश्त थी, मफाहमती याददाश्त, उसकी बुनियाद पे फिर इनके दरमियान जो 1990 में जंगी मशकें हुई थी, और 1992 में मालाबार में भी इन्होंने दो तरफा दफाई तावन वाला जो मामला है उसके तहत जो इन्होंने एक जंगी मशकें की थी। अच्छा, फिर अब ये वाला जो माहदा है ना, जो 2025 में हुआ है, ये माहदा है क्या? ये जनाब माहदा है दो तरफा दफाई तावन के लिए जनाब, ये 10 साल दफाई फ्रेमवर्क का माहदा है, दफाई फ्रेमवर्क का माहदा। अच्छा, ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये पहले जनाब 2005 में हुआ था, फिर जनाब उसके बाद 2015 में हुआ, और फिर 2020 में वैसे ना दफाई टेक्नोलॉजी का एक माहदा भी हुआ था इन दोनों के दरमियान। उसके बाद अब 2025 में 10 साल के लिए 2035 तक। अच्छा, वो हमारे जो वजारत दाखिला के तर्जमान हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने, ज़ाहिर है जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहना था हम नोटिस लेंगे। और इस माहदे की बुनियाद पे हमारे जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया हत्ता के, उन्होंने भी जनाब ये इसको शायद वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं कि जनाब पता नहीं क्या माहदा हो गया। तो वजारत तर्जमान, जो वजारत खारजा के तर्जमान है अंदराबी साहब, उनसे जब पूछा तो उन्होंने यही जवाब दे रहे थे, ये हमारे नोटिस में, हम देख रहे हैं इसको, यही कहना था ना, और क्या कहते वो। अब इस माहदे के हवाले से जो दफा वजारत खारजा के अमूर के जो माहरीन हैं, उनमें से एक साहब के साथ मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा जनाब आपने ये माहदा आपको पता है? वो कहते 2005 से हमें पता है ये क्या माहदा है। मैंने कहा फिर ये क्या है जनाब? ये हमारी वजारत खारजा ने भी कह दिया नोटिस। उनका कहा नोटिस यार, इसका हमें पता है ये माहदा क्या है। वो माहदा वो कहते हैं ये है कि जैसे आपने किसी शॉपिंग मॉल में दाखिल होने के लिए गेट नहीं होता, ये उस तरह का एक माहदा है। यानी कोई बंदा है वो अंदर जाए, दिल करे तो विंडो शॉपिंग करके चीजें चीजें देख दुख के वापस आ जाए, दिल करे कोई खरीदारी कर ले। ये इस तरह का माहदा दोनों के दरमियान। जबकि वो हमारा जो मैंने अर्ज किया कि 1954 वाला जो माहदा है, वो बाद में फिर तरमीम के जरिए जो है उसको कुछ पाबंदियां शबंदियां लगती रहीं, तो फिर हम सीटो सेंटो उनसे तो अब निकल गए हुए हैं। वो तो मेरे ख्याल 1979 में मेरे ख्याल वो खत्म हो गया था। तो बहरहाल ये वो कहते हैं जनाब ये पाकिस्तान से तलकात की कीमत पर नहीं है, जेडे गला कर देने उन्होंने कह दो आराम नाल जान,
तो जाके सो जाना। और दूसरी बात जो बड़ा अहम आज टॉपिक जो हेडलाइन बनी रही है टीवी चैनल्स पे, वो है जनाब जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है ना, तर्जमान तालिबान रजीम के, उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो उसके जवाब में हमारी वजारत इत्तलात जो है उसने एक फौरी रिएक्शन दिया। अब इससे पहले एक और चीज देख लीजिए, जंगबंदी वाली जो बात है, इस जंगबंदी के हवाले से हमारे यहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब हमले तो पाकिस्तान कर रहा था, तो जंगबंदी कैसे होगी। जिस दिन ये इस्तांबुल में मुज़ाकरात जो हैं वो एलामिया जारी हुआ, उस दिन मैंने अर्ज किया, तो उससे पहले भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त ही मैंने बताया था, जो निकात थे, हमारा एक नुक्ता है कि जनाब अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो दहशतगर्दी के लिए। अगर कोई दहशतगर्द वहां से आते हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तदारक किया जाए, कला कमी किया जाए। ये हमारा एक निकाती यक नुक्ती जो है वो एजेंडा हमारा। और फिर मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब ये जंगबंदी वाली जो बात, लोग कहते हैं ये हमले तो पाकिस्तान कर रहा था, तो जनाब ये मैंने ये अर्ज किया था, आपको याद होगा, मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब अगर अब दहशतगर्द वहां से आते हैं तो ये जंगबंदी तोड़ने वाली बात होगी, क्योंकि यही समझा जाएगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से जो भी हमलावर है, जो भी हमला होता है, वो समझा जाएगा कि अफगानिस्तान ने हमला किया है, वो चाहे दहशतगर्द है चाहे वहां की फोर्सेस है। अब इसका पस मंजर में थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं। आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को उन्होंने एक अटैक किया था और हमारे एक कर्नल थे, वो उस अटैक में शहीद हो गए थे, एक मेजर शहीद हो गए थे। कुछ 11 के करीब हमारे जो जवान हैं मजमूई तौर पे, ये अफसर और जवान जो शहीद, इसका पाकिस्तान ने ना बढ़ाना, वो कह लें कि जब इसके पाकिस्तान नाकाबिले बर्दाश्त इसको ये तस्वर किया गया। और इसके जवाब में फिर हमने एयर स्ट्राइक किए पक्तिका में, और वहाँ काबुल तक हम गए, और फिर कंधार में भी हमने किया। मुख्तलिफ जगहों पे हमारे जो एयर स्ट्राइक थे, ड्रोन जो थे वो गए थे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये जिला, ये 8 अक्टूबर को जिला और कुजई में उन्होंने ये दरअंदाजी की थी, और हमारा ये ख्याल था कि ये उनको जो अंदर दाखिल किया है, ये फिर आपको याद होगा ये वो फायरिंग भी हुई थी वहाँ, और वो कबर दे रहे थे इनको। अच्छा, जब हमने जी हमला किया तो उसके बाद ना वो तोपे चोपे लेके आ गए थे अपनी सरहद पे, और फिर हमें भी उसी अंदाज में रिएक्ट करना पड़ा था। तो उसके बाद यानी कि बाकायदा झड़पें शुरू हुई थी हमारी उनके साथ। ये दहशतगर्द जो टीटीपी वाले वो नहीं थे, ये अफगान रजीम थी, ये रिकॉर्ड पे बात है। हम ये कह रहे हैं कि अफगान रजीम और जो टीटीपी वाले हैं वो मिलके हमलावर हुए थे, क्योंकि हमारे ख्याल में टीटीपी वाले जो हैं वो उन्होंने बैत कर रखी है जो उनके सुप्रीम लीडर हैं हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा के हाथ पे। वो अपने आप को अफगान ही कहते हैं, उसी मुल्क का या उसी अमारात जो है, अमारात इस्लामी, उसका हिस्सा कहते हैं वो खुद को। हमारा ये मौकफ है। और फिर मैंने ये अर्ज भी किया था कि वहां ये उन्होंने तस्लीम किया है कि जनाब हमारी सरजमीन जो है ये इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। जो टीटीपी वाले हैं ये वहाँ हमारे वहाँ बैठे हुए, और जो हमारे तर्जमान हैं ताहिर अंद्राबी जो हैं, उन्होंने जो बात की है, मेरी बात की उन्होंने तस्दीक की है। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने ये तस्लीम किया है तालिबान रजीम ने कि ये टीटीपी वाले जो हैं ये वहाँ बैठे हुए हैं, और दहशतगर्दों की सरगर्मियों के लिए हमारी, वो कहते हैं कि ये जो सरजमीन है अफगानिस्तान की वो इस्तेमाल होती है। ये तस्लीम किया उन्होंने। अब फड्डा क्या बना होगा? फड्डा ये बना हो जो ये तर्जमानों का जो इशू शुरू हुआ है, ये जो तालिबान रजीम के तर्जमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनका जो बयान है वो ये कहते हैं कि इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी फरीक को मतला किया गया कि अमारात इस्लामी इन लोगों को मुल्क बदल करने के लिए तैयार है, जिन्हें इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए खतरा समझा जाता है, या इस्लामाबाद अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा समझता है। यानी टीटीपी वाले जो वहां दहशतगर्द छुपे थे वहां जाके पनाह लेते हैं। हमने उन लोगों को मुल्क बदल करने की, यानी अफगानिस्तान से निकालने की पेशकश की थी, जो पाकिस्तान ने कबूल नहीं की। हमारी वजारत इत्तलात और नशरियात ने इसका जवाब दिया, और उनका जनाब ये जो तर्जमान साहब है ना, ये तोड़ मरोड़ कर ये मामला जो है, हकायक जो है उनको ये पेश कर रहे हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से उनका। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो दावा कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान रजामंद नहीं था, ये ऐसा नहीं है। हम तो फौरी तौर पे मान गए थे कि ठीक है,
अच्छा, इसके बाद जो यहाँ नुक्ता जो इख्तिलाफ है वो कहाँ हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इख्तिलाफ यहाँ हुआ कि इन्होंने कहा, इन्होंने लिस्टें भी दी उन लोगों की, जब हमें सारे लोग जो हैं वो दरकार नहीं है, हमें ये कुछ जो कमांडर शमांडर है वो हमारे हवाले करें। तो उन्होंने कहा जब हम इनको मुल्क बदर कर देते हैं, हम निकाल देते हैं अपने मुल्क से। ये उन्होंने, ये ज़बीला मुजाहिद का जो बयान है ये भी इस बात को ज़ाहिर करता है। वो कहते हैं ठीक है जब हम निकाल देते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब इनको हमारे हवाले किया जाए। वो कहते हैं कि जब हम इनको अफगानिस्तान की सरजमीन से निकाल देते हैं, ये इनको कह देते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, और फिर सख्ती भी करेंगे इनके ऊपर, ये जहां से दिल करे निकल जाए। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ था, हमारा मौक़िफ़ ये है कि नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं। जो मुल्ज़मान की तहवील के माहदे होते हैं ना, उसके मुताबिक आपने हमारे हैंड ओवर करना है उनको हमें पकड़वाना है आपने। अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब ठीक है गिरफ्तारी ना हो, तो फिर उनकी जो नकलो हरकत है, जो पाकिस्तान के अंदर जो दाखिल होता है, जो एंट्री पॉइंट है वहां से ये दाखिल हों। जैसे हम आपके जो जहां महाजरीन है उनको जो वापस कर रहे हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां से हम आपको वहां भेज रहे हैं ना। आप जो उनको, अगर आप कहते हैं वो हमारे यहाँ पनाह लिए हुए हैं, अगर पनाह लिए हुए हैं तो आप उनको, वो पाकिस्तान नहीं है, आपने उनको निकालना है, हमें मतलूब है। तो उसी तरह उनको कम अज कम उसी तरह पाकिस्तान के हवाले किया जाए या पाकिस्तान भेजा जाए जैसे हम अफगान महाजिरीन जो हैं उनको कर रहे हैं। ये सारा इशू है इसमें। अच्छा, अब 6 नवंबर को वो मुज़ाकरात होने हैं, ज़ाहिर है दोबारा फिर एक मरतबा। तो मेरा ख्याल है कि इस मरतबा जो वफद है वो ज़्यादा पावरफुल वफद जो है वो जा रहा है वहाँ पे। तो फिर मैं तो उम्मीद लगा के बैठा हूँ, क्योंकि जो अफगानिस्तान है ना, उनके लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। मैंने ये अर्ज किया था, आपको याद होगा कि अगर तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है और जो ट्रांजिट ट्रेड है वो शुरू हो जाता है, तो आप समझ लें आपको किसी और खबर की जरूरत नहीं, समझ लें कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मामला ठीक हो गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। लेकिन अभी तक ये इस्तांबुल का जो एलामिया आ गया हुआ है, उसके बावजूद ये पाकिस्तान ने ना तजारत के लिए खुली है सरहद, उधर भी माल बरदार ट्रक खड़े हैं, इधर भी माल बरदार ट्रक खड़े हैं, और दोनों जो हैं वो मुतलका है अफगानिस्तान से। उनको जो मुतलकीन है ना, जो माल है दोनों तरफ, वो अफगानिस्तान का है और वो तबाह हो रहा है। इसकी उनको बड़ी तकलीफ है वैसे। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमने जो सरहद खोली है कुछ देर के लिए, पहले जनाब वो अब चमन वाटर भी हमने खोल दिया, और कल इतला के मुताबिक 10,700 के करीब लोग जो हैं वो वहां भेजे गए हैं, और फिर तोरखम वाले जो है वहां से भी जा रहे हैं, और टोटल जो है अब तक है 15,60,000 लोग जो है वहां वापस भेजे जा चुके हैं। अब इसमें अफगानिस्तान फंसा हुआ है सर, पाकिस्तान नहीं। हमारे वज़ीर दिफा ने कहा ना, वो गैर नुमाइंदा, अभी बयान दिया उन्होंने कि जनाब वो उनकी, जैसे वो लेते हैं उनकी क्लास, उस तरह क्लास लेने के बाद कहते हैं ये तो रजीम ही गैर नुमाइंदा है वहां। पहले बुरी हुकूमत हम कहते थे, अब हम उनको रजीम कहना शुरू कर दिया हुआ है कि जनाब ये डिफेक्टो, यानी कि अमलन इनकी हुकूमत है, लेकिन ये गैर कानूनी हुक्मरान है वहां पे। ये जो लोग हैं ना इलेक्शन करवा रहे हैं, ना कुछ बात ना कुछ के बयान का जो खुलासा है ना, वो यही है कि जनाब ये लातों के बूथ हैं, ये बातों से नहीं मान रहे, इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। अगर हम इनको दबा के रखेंगे, ये मुज़ाकरात के लिए मजबूर क्यों हुए, क्यों आए हैं मुज़ाकरात की टेबल पे, कि हमने जो फैंटा लगाया है उसकी वजह से ये मजबूर हुए। और दूसरी बात ये, क्या आपके लिए ये, मेरे लिए तो खैर ये हैरत की बात है कि जब ये इस्तांबुल के वाला वाकया हुआ और वहां ये माना इन्होंने कि हमारे पास आपके बंदे हैं जो जिनसे इस्लामाबाद खतरा महसूस कर रहा है, तो उसके बाद आपने देखा ये सरहद पे जो सख्ती हुई है ना, ये इधर जो करके ना वारदातें भाग जाते थे अफगानिस्तान, वो सरहदबंदी की वजह से वो वापस नहीं जा पा रहे, और हमारी जो फोर्सेज हैं वो सही निशाने लगा रहे हैं। अब ये पिछले 24 घंटों के दौरान कोई 30 के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हुए हैं। शिमाली वजीरिस्तान में ही इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन हुआ है उसमें 24 से 28 के करीब कुछ लोग कहते हैं ये मारे गए हैं। और फिर इनके जो कमांडर हैं, एक सैफुल्लाह का कमांडर है, वो बीएलए को भी ट्रेनिंग श्रेनिंग देता था, मास्टरमाइंड था। एक कोई कासम है, एक कोई इनके उर्फ भी है ना, एक कोई बिस्मिल्लाह है। ये सारे जो हैं, ये इन समेत कुछ 30 से जायद लोग जो हैं ये मारे जा चुके हैं।
इसके अलावा कुछ अहम लोग जो है ना वो गिरफ्तार भी हुए हैं, और उन गिरफ्तारियों के बाद जो बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन है वो हमारा ज्यादा मौसर हो गया, क्योंकि जो सैफुल्ला मारा गया है ना, कमांडर इनका, बड़ा अहम कमांडर था, वो उनको जो धमाका खेज मवाद तैयार करने की ना ट्रेनिंग दिया करता था, वो प्लान करके बताता था जनाब कहाँ ये चलाना है, कैसे बनाना है। तो बीएलए वाले जो हैं उनके ऊपर भी हमारा जो ऑपरेशन है वो ज्यादा मौसर हुआ है इसके बाद। और मैं पुरुम्मीद हूं कि अगर यही हमारा रवैया रहा, सरात शद बंद बुंद करके रखी हमने, तो फिर जनाब ये जो है मजबूर होंगे, और इंडिया कुछ नहीं कर सकता यार, मुश्का मुश्का कर रहे हैं वो इंडिया ने अपनी पई हुई है। मैं इस पे एक तफसीली विलाग कर चुका हूँ। ये तो वो इलेक्शन होने वाले हैं, मेरे ख्याल 6 नवंबर को ही हो रहे हैं शायद, वो जो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए मोदी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, लोगों को कह रहा है जनाब बस देखें हमने क्या कर दिया। वो तो अभी ये कह रहे हैं संदूर में जनाब हम फाते हुए, वो तो बटके उसी तरह मार रहे ना जैसे पहले बटके मार रहा था। और फिर जो मैंने अर्ज किया था, आपको याद होगा कि मैंने कहा ये बिग्राम, क्या जो अफगानिस्तान वाले हैं ये बिग्राम जो है ये उनके हवाले कर सकते हैं भारत के। तो मैंने उस वक्त अर्ज किया था, ना पाकिस्तान ने मानना है, ना चीन ने मानना है, ना रूस ने मानना है, ना ईरान ने मानना है। अब जो चीन के एक चीनी थिंक टैंक है, उसके नायब सदर हैं सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के, बड़े मशहूर आदमी हैं। पाक भारत जंग में उन्होंने बड़ी मंजी ठोक के रखी, इंडिया मीडिया से बैठ के उन्होंने मंजी ठोकी। विक्टर गाओ, अच्छा ये जो है ना चीनी थिंक टैंक्स, इनके जो अहदेदारान है ना वो जो बयान देते हैं, वो आप समझें कि चीनी हुकूमत जो है उनके तर्जमान ये बात कर रहे हैं, वो पॉलिसी के मुताबिक बयान देते हैं, अपनी सरकार की पॉलिसी के मुताबिक। तो ये विक्टर गाओ साहब वैसे तो मेरे ख्याल पेशे के लिहाज से वकील हैं, लेकिन बहरहाल एक थिंक टैंक जो है उसके नायब सदर भी हैं। तो उन्होंने जो कहा है, मेरे बयान की जो मैंने अर्ज किया तायद की है, वो कहते हैं चीन और रूस भी उन्होंने अपने साथ बुलाया है, वो कभी भी भारत को बिग्राम एयरवेज टेक ओवर करने की इजाजत नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे। ये लफ्ज उन्होंने, यानी कि अगर से ज़ाहिर है वो सख्त रवैया ही आगे आना है ना, ये बात है ना। अब आते हैं ना मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, पहले भी 1-2 दिन पहले उन्होंने जो 10,000 रुपए जो आइमा कराम 65,000 जो है आइमा कराम जो है मसाजिद के, उनको वजीफा देने का महाना जो है ये ऐलान किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था, मौलाना साहब ने बड़ा सख्त लबो लहजा इख्तियार किया था इस हवाले से। और फिर उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मुल्तान उलमा कन्वेंशन में जो बात की है, अब वो जो रकम है ना, वो महाना वजीफा वो 10,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। तो वो उन्होंने वहां भी जो खिताब किया है, वहां भी उन्होंने इसी तरह के ना, वो कहते हैं जली कटी वो सुनाई है। तो वो कहते हैं जनाब ये तो वो हमें धमकियां देते हैं कि फोर्स शेड्यूल में डाल देंगे, वो दहशत गर्दी एक्ट के तहत फोर्स शेड्यूल होता है ना, वो बस्ता बे के वो जैसे बदमाश होते थे किसी दौर में, उनका भी इस तरह वो नाम होता था, वो उनको हाजिरी लगवाना पड़ती थी, मूवमेंट उनकी महदूद हो जाती थी, फिर उनके बैंक जो अकाउंट्स हैं वो मुंजमद हो जाते थे। वो कहते हैं जनाब ये जो है ना, ये जाए आपका फोर्थ शेड्यूल जो है ना बाढ़ में, यानी सोने कोई परवाह नहीं। और फिर वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, ठीक है जनाब इस्लाम के नाम पे बना था, मसाजिद के नाम पे या मदारस के नाम पे तो बना नहीं था। हमारी 250 साल तारीख है जनाब, 250 साल तारीख में अगर हम पीछे जाएंगे तो फिर कुछ और चीजें निकल आएंगी। ये मौलाना साहब बड़े जीरक सियासतदान है। बहरहाल जो उन्होंने ये बात की है, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना, एक तो ये जो मदारस की रजिस्ट्रेशन का कानून आ गया हुआ है, ये जब नहीं 26 महीने तरमीम वाला मामला आया था, उस वक्त इन्होंने कोई तरमीम नहीं कराई थी अपनी मर्जी की। अच्छा वो ये कह रहे हैं जनाब कानून बन चुका हुआ है, और वो कहते हैं जनाब ये जो है ना पैसे ये जो आप दे रहे हैं हमें, ये हमारा जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मेरे जमीर खरीदने वाली इसमें कि अगर बात पैसों से, अगर पैसे लेना, जो तनख्वाह लेते हैं वो जमीर बेच के तनख्वाह ले रहे होते हैं। अच्छा कितना अरसा कश्मीर कमेटी की सरबराही मौलाना साहब के पास रही है, उसके जो ये पैसे लेते थे, क्या ये इन्होंने अपना जमीर बेचा हुआ था? लोग तो कहते हैं इन्होंने कश्मीर कमेटी के नाकाम तरीन सरबराह ये रहे हैं मौलाना साहब, इनके बारे में ये बातें की जाती हैं। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है। फिर मौलाना कहते हैं कि जनाब ये हमें कहा जा रहा है कौमी धारे में आने की बातें हो रही हैं, ये जनाब देखें यूएई में भी यही हो रहा है, सऊदी अरब में भी यही हो रहा है, ये वो बातें मौलाना साहब ने की है। वैसे अगर देखें तो जो खुतबा है ना जुमे का, ये सरकार ने ही देना होता है। जो खलीफा होते थे, अमीरुल मोमिनीन होते थे, मुसलमान हुक्मरान होते थे, वो जामे मस्जिद में
खुतबा दिया करते थे जुमे का, फिर जो उनके काम होते थे मुख्तलिफ इलाकों में, वो अपनी मस्जिद में ये खिताब किया करते थे, खुतबा दिया करते थे, और वो एक तरह से हुकूमत की पॉलिसी जो है, वो पॉलिसी बयान होता था। ये बड़ा रिसर्च इस पे कर लें, आप भी देख लें इस पे, हो सकता है मैं समझने में मुझे गलती लगी। तो बहरहाल मौलाना साहब कहते नहीं जी ना मस्जिद से अपनी मर्जी के नाल खुतबे देने या मर्जी ने जो करना करना, तो उन्होंने कहा जनाब ये मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है यूएई की और जनाब सऊदी अरब की और मिस्र की, पता नहीं कहाँ कहाँ की मिसालें लेके आ गए हैं। तो वो कहते हैं जनाब हमें मजबूर ना करें कि हम मस्जिद और मदारस की हुर्मत के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दें। और वो कहते हैं जनाब हमें बाहर निकलने के लिए, वो कहते हैं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, दरकार नहीं है, वो हम सिर्फ 24 घंटे में निकल सकते हैं। ये मौलाना साहब ने बातें की। और फिर जो तकी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया, वो वफाक मदारस के सदर भी हैं, तो उन्होंने ये कहा ना हमें तो 1 अरब की ऑफर हुई थी, हमने वो मुस्तरद कर दी थी। और फिर कहते हैं अब जो हमारा दारुल उलूम कराची है ना, उसका जो 1 महीने का खर्चा है वो कहते हैं 1 करोड़ रुपए है। वो कहते हैं जनाब सरकार जो है 25,000 रुपए देना चाहिए, इसको हम मुस्तरद करते हैं, ये नहीं लेंगे। ये जो कह रहे हैं ना 1 करोड़ रुपए महाना खर्चा है दारुल उलूम कराची का, तो ये 1 करोड़ रुपए आता कहाँ से है, ये भी सोचने वाली बात है ना। वो कहते हैं जनाब हम जो मदारस रजिस्ट्रेशन वाले कानून के तहत जनाब वो कानून आ गया हुआ है, तो भाई उसमें तो ये भी लिखा हुआ है आपने ऑडिट करवाना है, हिसाब देना है। ये भी तो सकता है ना कोई इलीगल मनी या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें चंदा दे रही हूँ जैसे सियासी जमातों को देती हैं, तो उसका भी ऑडिट होना चाहिए ना। अगर ऑडिट होगा, इन्होंने फिर ये कहना जनाब ये मदारस पे और मसाजिद पे जनाब हमले कर रही है हुकूमत जो है, तो या तो फिर जो आप बात कह रहे हैं उस पर कायम रहें। ठीक है जनाब नहीं 25,000 नहीं देते, हमें 25,000 नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो आप ऑडिट करवाएं, बताएं जनाब 1 अरब रुपया 1 करोड़ रुपया और जो आप महाना खर्चा कर रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, वो बताएं। चंदा देने वाले कौन है? वो जी हमारे गल्ले पड़े होते हैं वहां लोग डाल जाते हैं, अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। कोई नाम जाहिर करना भी तो चाहते हैं, चेक भी तो आते होंगे ना, जे 100 रुपया 500 रुपया 5-5 हज़ार ਦੇ ਨਾਲ देने पैसे इकट्ठे नहीं ना होंगे जेडे तुम दस रहे हो। अगर उधर चल गए फिर अच्छा, अब ये जो जिन शराइत पे 25,000 मिल रहा है ना, ये भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी शर्त है ही नहीं। वो कहते हैं जो लाउड स्पीकर जरा इस्तेमाल आ वो असी खुतबे दे अजान वास्ते इस्तेमाल करेंगे, बाकी तकरीरात करने वास्ते नहीं। कोई सियासी जनाब साडा नहीं होएगा, ਉਹਦੇ ਚ बयान कोई मुनाफरत नहीं फैलावांगे, मजहबी मुनाफरत नहीं फैलावांगे। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ऐसी बुरी गल है, मैंने समझ नहीं आ रही वैसे जो मौलाना साहब कह रहे हैं। आखिर में मैं बात करना चाह रहा हूँ जनाब, ये राब्ताकारी मिशन जो शुरू किया हुआ है, जो साबिक कायदीन है, साबिक रांदे दरगाह प्रेस कॉन्फ्रेंसों वाले या ट्विटर में माफिया मांगने वाले, वो सामान जो है जनाब फवाद चौधरी साहब में उसमें साबिक गवर्नर हैं कराची के, सिंध के इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी, मौलवी महमूद, सुल्तान खान वगैरह, ये जनाब जाके मिले हैं शाह महमूद कराची से, वो PKLI में जेर इलाज हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। और 2 और इनके बल्कि 3 और जो इनके जेल में लोग बंद हैं रहनुमा, उनसे भी मुलाकात हुई, वो भी अस्पतालों में इस वक्त एडमिट है, वो भी बीमार हो गए हुए हैं। एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद और जो साबिक गवर्नर थे पंजाब के उमर सरफराज चीमा साहब। अब ये जो कह रहे हैं अच्छा इसके बाद ये उधर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, उधर इमरान खान की जो आइसोलेशन वाला मरहला है वो शुरू हो गया, मुलाकातें तो हो नहीं रही, लिस्टें जाती हैं, लिस्टों पे इतफाक नहीं होता। अली जफर साहब को और लिस्ट दे रहे होते हैं, सलमान अकरम राजा साहब को और लिस्ट दे रहे होते हैं, मुलाकात होती नहीं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो कोशिश कर चुके हुए हैं, नहीं मुलाकात हो रही। तोशाखाना 2 केस में वकील जाते थे और जाके जनाब अंदर गुफ्तगू जो होती थी, बाहर आके जनाब उनकी बहनें जो बयान कर देती थी, पैगाम पहुंच जाता था। अब वो तोशाखाना 2 केस, वो भी एक लंबी डेट पड़ गई, मेरे को 27 नवंबर या 28 नवंबर के आखिरी दिनों की वो डेट है। और जो दूसरा जेल में ट्रायल हो रहा था 9 मई वाले मुकदमात का, तो वो उन्होंने जनाब पंजाब हुकूमत ने खत्म कर दिया, उनके नहीं जो ओपन कोर्ट होएगा ये वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे, यानी मुलाकात का सिलसिला। अब जो मुझे ये लग रहा है इनकी बातों से, ये जो मिल के आए हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा मैंने तो नोट्स तैयार किए हुए हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ इमरान खान के, ये जो इन्होंने की पॉलिसी बनाई हुई है, जो नई क़यादत है PTI की, ये जनाब थोड़ी सी अग्रेसिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जो लोग हैं इन्होंने एक तो बाईपास की है PTI की जो क़यादत है, ये बैरिस्टर गौहर वगैरह को, और जो सलमान अकरम राजा है उनके खिलाफ जो लबो लहजा है फवाद चौधरी साहब का, वो भी आपके इल्म में है। मुझे जो लग रहा है जनाब ये जो लोग हैं ना, ये तरला प्रोग्राम पे उतरे हुए हैं,
और ये जो मुलाकातें बंद हुई है ना, मुझे ये लग रहा है फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू से कि शायद इन्हीं के मशवरे पे, क्योंकि ये कहते हैं कि इमरान खान को जनाब मिसगाइड किया जाता है जाके अंदर, उनको हकायक बताए नहीं जाते। तो मैंने 1-2 दफा हकायक बताने की कोशिश की थी बकौल उनके, तो वो कहते हैं जनाब फिर वो जनाब अंदर ज़ाहिर है उनकी हाँ में हामी मिलाते हैं, सही मशवरा भी नहीं देते। तो फिर खान साहब जो है वो गुस्से में आके जो बात कर देते हैं वो बात। तो जनाब अगर ये किसी तरीके से सिलसिला रुक जाए ना अंदर से पैगाम आने जाने का, तो फिर वो कहते हैं कि शायद जो फ़ज़ा है, सियासी टेम्परेचर है, ये नीचे आ जाए। ये मुझे ये लग रहा है कि ये लोग जो हैं, उनको इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी वाले मामले में ना, इन लोगों का मशवरा शामिल है। ये मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन इनकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है। हो सकता है मेरे साथ इत्तेफ़ाक करें, हो सकता है इत्तेफ़ाक ना करें। और फिर जो इन्होंने एक रेफरेंडम बनाया हुआ था जनाब, रेफरेंडम हो रहा है, वकील जनाब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। पहले सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो पीटीए वाले जो है, हामिद खान ग्रुप, उसमें शिकस्त फाश हुई। अब जनाब इस्लामाबाद का जो बार कौंसिल का, उसमें भी इन्होंने यकम को सारे इलेक्शन हुए ना तमाम सूबाई बार कौंसिलों के और इस्लामाबाद बार के, तो वहाँ भी इनको शिकस्त हो गई है। पंजाब में भी खबरें ये हैं कि जनाब इनके वो जो है वो हार-हूर गए, बल्कि फवाद चौधरी ने ट्वीट भी कर दिया जनाब, ये उसी तरह शिकस्त हुई है हामिद खान ग्रुप को, ये जिस तरह जनाब सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शनों में हुई थी। तो फिर ये 26वीं तरमीम वाला जो है वो ये बेच रहे थे चूरन, तो वो भी नहीं चूरन बिक सका। ये भी देखे ना। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।